हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्कोरर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एबी टेलर और अल्फ्रेड वेगनर। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, एबी टेलर ने जो हमें थ्योरी दी थी वो एक्चुअली थ्योरी नहीं, एक हाइपोथेसिस थी। तो हम उसे थ्योरी का नाम नहीं दे सकते। हम टेलर की हाइपोथेसिस स्टडी करेंगे और अल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी थी उन दोनों की आज हम स्टडी करेंगे। दोनों बहुत ही फेमस हैं। और चलो आज पहले इसकी स्टडी करते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। एबी टेलर जो थे एक अमेरिकन जोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, देखिए फ्रेंड, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने, इनकी कोई थ्योरी नहीं थी। इस चीज़ को नोटिस रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देंगे, आपको फिर कंफ्यूजन होगा। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और 1908 में इन्होंने इस हाइपोथेसिस को रखा था और 1910 में ये पब्लिश हुआ था। एबी टेलर जो थे वो एक स्टडी कर रहे थे माउंटेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि उनका पैटर्न क्या है, फोल्डेड माउंटेन का क्या पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का। उन्होंने दो चीज़ें नोटिस की थी कि जो नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट है रॉकीज और एंडीज का, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्यों फैले हुए हैं। जैसे आपको पता होगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पर नॉर्थ टू साउथ रॉकीज और एंडीज पर्वत फैले हुए हैं। तो वो ऐसा क्यों है। ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट हिमालय, फॉर एग्जांपल हिमालय की डायरेक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों है, उसका कारण क्या है। तो ये उनके माइंड में घर कर गई ये बात और उन्होंने इस चीज़ पे स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का यूज किया, लेकिन उससे उनको कोई हेल्प नहीं मिली। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस तैयार की जो कि क्या थी, ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पूरा जो अर्थ पे जो लैंड एरिया है वो एक पेंजिया की फॉर्म में था। लोरेसिया और गोंडवाना लैंड जो थे दो कॉन्टिनेंट्स थे और ये किससे बने हुए थे, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। मतलब ये हल्का था। और जो ओशियानिक क्रस्ट थी वो क्या थी, सिग्मा से बनी हुई थी, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मतलब वो हैवी थी और जो कॉन्टिनेंट्स की जो लेयर थी वो हल्की थी, इसलिए वो ऊपर तैर रही थी, ऐसा उनका मानना था। और टेलर का मानना था कि ये जो कॉन्टिनेंट एरिया है मोस्टली इक्वेटर की तरफ ही फैला। क्यों ऐसा, और इसका सिर्फ उन्होंने एक रीज़न बताया है, वो है टाइडल फोर्स। उन्होंने मूवमेंट का सिर्फ एक रीज़न अपनी हाइपोथेसिस में मेन लेके चले हैं और यही एक कारण था कि उनकी हाइपोथेसिस फेल हुई थी। लोग उनसे डिसएग्री थे सिर्फ क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टाइडल फोर्स को ही मेन रीज़न माना। आगे हम इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। पहले एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए। एक पेंजिया की फॉर्म में था और फिर ये धीरे धीरे टूट के दो भागों में बटा, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड। एक टाइम के साथ साथ इसमें चेंज आते गए। आप देख सकते हैं 65 मिलियन ईयर्स पहले कम गैप था, लेकिन जो आज प्रेजेंट डे वो गैप बहुत बढ़ चुका है और 7 कॉन्टिनेंट्स में ये डिवाइड हो गया था, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड। जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका जो था लॉरेसिया का पार्ट था और साउथ अमेरिका जो था गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो एक बार आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर लेना, इसमें से आपको कई चीज़ें नोटिस करने को मिलेंगे। टेलर का मानना था
जो डिस्प्लेसमेंट है कॉन्टिनेंट्स का, एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे ये अपनी जगह से खिसके थे, वो दो डायरेक्शंस में गए थे, एक तो इक्वेटर की तरफ और दूसरा वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ। तो उसका रीजन क्या था? उन्होंने दोनों चीजों का रीजन सिर्फ एक ही माना कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है टाइडल फोर्स। और सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी कि उन्होंने सिर्फ एक रीजन, दोनों डायरेक्शन में एक टाइडल फोर्स की वजह से कभी भी नहीं हो सकता। क्या क्या मतलब इक्वेटर की तरफ भी टाइडल फोर्स की तरफ टाइडल फोर्स की वजह से ही जाएगा और वेस्ट वर्ड भी टाइडल फोर्स के कारण ही जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनकी हाइपोथेसिस रॉन्ग साबित हुई थी। इनका मानना था कि अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण ही लॉरेशिया जो लैंड एरिया था वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। इसी प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा कर दिया, जिस कारण सतल भाग का प्रवाह के साथ साथ विभंजन भी हुआ। और इसी खिंचाव और स्प्लिट होने के कारण ही जो था बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और डेविस स्टेट्स का निर्माण हुआ। इसी तरह से गोंडवाना लैंड जो है साउथ पोल, इसी तरह से जो गोंडवाना लैंड था वो साउथ पोल की तरफ स्प्लिट हुआ और डिसरप्शन होना उसका शुरू हो गया। और गोंडवाना लैंड जो है स्प्लिट होके वो क्या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, रोसा सी और उसके आसपास अंटार्कटिक और कॉन्टिनेंट्स को फॉर्मेशन किया। टेलर का मानना था कि जहाँ भी प्रवाह के समय जहाँ भी मतलब अवरोध उत्पन्न होता था वहीं जो है पहाड़ों और द्वीप और चापों का निर्माण होना शुरू हो जाता था। हिमालय, काकेकस, आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की तरफ से इक्वेटर की ओर प्रवाहित होने का कारण बताया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात के लिए आलोचना की और उनका आलोचना का मेन रीजन यही रहा कि क्या सिर्फ एक टाइडल फोर्स से सभी कॉन्टिनेंट्स दो डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं, दो डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कैसे हो सकता है। और दूसरा उनका मानना था कि जैसे उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर वो जो डिस्ट्रक्शन होना था या डिस्प्लेसमेंट होना था वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, 32 से 64 किलोमीटर या और कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता था। लेकिन इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया का कर दिया, जिससे लोग इनसे डिसएग्री हुए। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो है वैगनर की थ्योरी। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी, आलोचनाएं इनकी भी हुई थी। देखिए काम कोई भी करे आलोचना तो उनकी होती है। तो हम आज स्टडी करेंगे अभी अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी, जो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने भी जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट बताया था कि एक टाइम था कि जब सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। और एक टाइम के साथ साथ उसमें भी क्या है कुछ रीजन्स की वजह से वो दो भागों में टूटा और धीरे धीरे करके कई भागों में वो टूटता गया और जिससे हमारे आज के 7 कॉन्टिनेंट्स तैयार हो गए। इस बात की स्टार्टिंग में इन्होंने अपना ये आइडिया अपनी बुक में दिया था, जो बुक थी द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। इनकी जो ये बुक थी इन्होंने राइटिंग की थी 1912 में, जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी, लेकिन जो पब्लिश हुई थी 1915 में हुई थी। और उस टाइम पे ये इतनी फेमस थ्योरी नहीं हुई थी। कुछ टाइम के बाद 1922 में लोग इनकी थ्योरी से अट्रैक्ट होना शुरू हुए थे
और जब 1922 में इनकी थ्योरी जब फेमस होने लगी, लोगों को समझ आने लगी, तब इसका जर्मन लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट करके 1924 में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। ये थ्योरी इन्होंने क्यों दी थी? इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का, और ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के रीजंस को बताने के लिए इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। जैसा हम अभी स्टडी करेंगे, क्लाइमेटिक चेंज के बारे में उन्होंने इस बुक में अपनी बात की थी। इन्होंने 2 रीजंस बताए थे क्लाइमेटिक चेंज के। इन्होंने बोला था या तो जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट हुए हैं, या जो लैंड मास है, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कभी एक जगह पे थे, ये अपनी करंट पोजीशन पे पहले नहीं थे, और इन 2 में से किसी एक की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन्होंने माना था कि लैंड मास ही कभी अपनी जगह पे एक साथ इकट्ठे थे, और टाइम के साथ साथ इन्होंने प्रवाह करना शुरू किया, और ये आज की स्थिति में आए। फिर इन्होंने वही एक्सप्लेन किया। ये वाली चीज़ दोनों की सेम है। पेंजिया था, लॉरेशिया और गोंडवाना में इसको डिवाइड किया गया। लॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं? जो करंट कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। इस चीज़ को नोटिस कर लेना फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लॉरेशिया के अंदर कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और गोंडवाना लैंड के अंदर कौन से। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुला इंडिया, ये सब किसके हैं? गोंडवाना लैंड के। और जो ये गोंडवाना लैंड जो वर्ड है, ये किसने दिया था? एडवर्ड स्विस ने। कई बार ये क्वेश्चन आया है, यूजीसी नेट में भी आया, अदर एग्जाम्स में भी आया है, कि जो ये वर्ड्स है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये शब्द किसने यूज किए थे? एक जियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड स्विस, उन्होंने इन शब्दों का यूज किया था। और जो 2 ये लार्ज कॉन्टिनेंट हैं, ये धीरे धीरे ब्रेक होकर स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए, और जो ये कॉन्टिनेंट्स का जो अपनी एक जगह से मूवमेंट जो शुरू हुआ, उसको क्या बोला गया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। टेलर की तरह ही वैगनर ने भी इसे 2 ही डायरेक्शन में बताया कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये जब स्प्लिट होकर मूवमेंट करने लग गए, तो वो 2 डायरेक्शंस में ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। वो कौन कौन सी थी? एक तो इक्वेटर की तरफ। कहाँ? इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर की तरफ जाने का रीजन क्या था? वो कि इक्वेटर की तरफ ही उसका मूवमेंट ज्यादा क्यों हुआ, उसके इन्होंने रीजन बताए। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इनका मानना था कि भाई उस टाइम पे हो सकता है चांद भी डेवलप होना शुरू हुआ हो, और उसमें जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से जो है ये इधर की तरफ मूव करना शुरू किया। सॉरी, टाइडल करंट्स जो है वो उसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से होता है। और ग्रेविटी के उनके और रीजन्स जो थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ रोटेशन की वजह से जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से जो है ये इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और बुयांसी फोर्स क्या होता है? जैसे शिप है, वो पानी पे कैसे तैर सकती है? एक तरह का फोर्स ही तो होता है ना, तो तभी तो तैर सकती है, नहीं तो डूब सकती है। तो इसीलिए वो कौन सा फोर्स होता है? बुयांसी। इसीलिए ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं डूबे नहीं, आज भी तैर रहे हैं, इनको तैरता हुआ माना है। तो ये जो 2 रीजन थे डायरेक्शंस में, एक इक्वेटर की तरफ जाता है, एक वेस्टवर्ड की तरफ जाता है। इक्वेटर की तरफ जाने का मेन रीजन जो है अर्थ की रोटेशन है, रोटेशन से उत्पन्न फोर्स है। और दूसरा
बोयेंसी फोर्स है, जिससे जैसे कि शिप जो है पानी पे कैसे तैर सकती है, वैसे ही कॉन्टिनेंट्स जो हैं अर्थ पर तैर रहे हैं। फिर वैगनर ने जैसे टाइडल फोर्स को वही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको अभी बताया है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द लेसर एक्सटेंट टू सन, मतलब उस टाइम पे मून का ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहा होगा, जिसकी वजह से जो है ये अट्रैक्ट हुआ वेस्टवर्ड की तरफ जो है मूवमेंट शुरू हुआ इसका। और एक बार आप इसको स्टडी कर लेना, जो मैंने बातें आपको पीछे बताई है वही इसमें डिटेल में लिखी हुई है। अब उन्होंने कुछ एविडेंस देने शुरू किए कि टेलर ने कोई भी एविडेंस नहीं दिया था फ्रेंड्स, इस बात को नोटिस कर लेना। उनकी एक हाइपोथेसिस थी, उन्होंने अपने एक विचार प्रकट किए थे, लेकिन वैगनर ने जो है इस चीज को, जो उनके विचार थे वैगनर के, वो उन्होंने विद प्रूफ दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं कि भाई इससे भी प्रूव होता है कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इससे भी। तो हम कुछ ऐसे ही एविडेंस को स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं और बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले जिग्सा फिट, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, इस वर्ड से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट्स की बात की गई है इसमें, तो वो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की उन्होंने बात की थी जिग्सा फिट में, कि दोनों को अगर हम ऐसे फिट करके देखते हैं तो एकदम से फिट होते हैं। और इसमें जो थोड़ा सा पर्पल एरिया दिख रहा है जो, वो है गैप है, और जो थोड़ा सा डार्क ग्रे दिख रहा है वो ओवरलैप हो रखा है। बहुत सारे जोग्राफर्स ने तो बोल दिया, या अदर साइंटिस्ट ने बोल दिया कि भाई ये ओवरलैप हो रखा है, यहाँ से गैप है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, उस टाइम को गए बहुत टाइम हो गया, यहाँ हो सकता है कुछ इरोजन हो गया हो या कुछ डिपोजिशंस हो गया हो, इसी वजह से वो ओवरलैप कर रहा है। गैप का कारण इरोजन हो सकता है, लेकिन लोगों को क्या था, ब्लेम करना था कि भाई नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और देखो यहाँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ गैप है। देखिए ओवरलैप और गैप के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये हम आज की स्थिति में फिट कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया था हो सकता है बिल्कुल वो एक दूसरे के अंदर फिट होते हो, और थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने घाना के बारे में डिस्कस किया है कि जो घाना में जो रॉक्स हैं जिनमें गोल्ड पाया जाता है, वो एक्चुअली वहाँ की रॉक्स नहीं है, उनको कहाँ का बताया गया है, ब्राज़ील प्लेटू से रिलेटेड रॉक्स बताए गए हैं। और नेक्स्ट इज, प्लीज़ ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लिस्ट्रोसोर्स जो ये फॉसिल्स एविडेंस हैं, एक तरह का ये लैंड रेप्टाइल्स है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये इंडिया में मिलता है, अंटार्कटिका में मिलता है और अफ्रीका में मिलता है। मतलब ये तीनों जगह मिलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है एक दिन ये तीनों जगह एक दूसरे से जुड़ी हो, इसीलिए ये जो लिस्ट्रोसोर्स है तीनों जगह पे ही मिलता है। तो उनका ये एक अंदाजा था। कई सारे उन्होंने वनस्पति को लेकर भी और कुछ इन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने अपने एविडेंस प्रूव करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है, जैसे आप देख रहे हैं साइनोगोनस, जो ये साइनोगोनस है, ये प्लीज़ आप इनके नाम याद रख लेना। साइनोगोनस ये कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में मिलता है। इसका मतलब ये कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट इन्होंने ग्लासो पेरिस की बात की है, जो कहाँ कहाँ है, ये एक तरह की वनस्पति है, प्लांट्स होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, और साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीका ऑल्सो। इंडिया में भी साउथ में कुछ मिलते हैं ये तो। और नेक्स्ट है मेसोसोर्स जो है, ये भी एक तरह के एनिमल हैं,
और जो सिर्फ कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। ठीक है, आप एक बार इन चारों के नाम याद कर लेना और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही जो ये मैंने आपको अभी डायग्राम पे दिखाए हैं उन चीज़ों को भी डिटेल में लिखा है। और एक लेमिंग्स होते हैं जो स्कैंडिनेविया में मिलता है, और इनके क्या होता है, जब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं, इनके बिहेवियर में ही है कि ये सी वाटर की तरफ भागते हैं और इनको क्या लगता है कि वहाँ लैंड होगी और ये उसमें डूब के मर जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज कभी माइग्रेशन करते थे उधर, और आज वहाँ क्या है, समुद्र है, और इस वजह से ये बेचारे डूबकर मर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और नेक्स्ट है ग्लेशियर्स। जो कोपेन थे उनके साथ भी इन्होंने काम किया और इस चीज़ को स्टडी किया कि पास्ट के क्लाइमेटिक पैटर्न का। तो इन दोनों को ये लगा कि हाँ सही में कभी एक सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए थे, और एक ग्लेशियर जो था वो आज भी मतलब उन कॉन्टिनेंट्स में ग्लेशियर की फॉर्म में मिलता है। और अगर आज हम इस चीज़ को एक साथ करके देखें तो हाँ हमें पता चलता है कि ये कभी एक टाइम पे एक ही कॉन्टिनेंट होता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। तो ये हमारे कुछ प्रूफ हो गए। नेक्स्ट है क्रिटिसिजम्स, आलोचनाएं। आलोचनाएं मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी किया है, एक बार आप यहाँ भी देख लेना। कोस्ट लाइन कभी भी फिक्स नहीं होती, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ये बात सच है। ना तो वो एकदम से फिट कर सकते थे, ना हम कह सकते हैं कि ऐसा वो गलत कह रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिपोजिशन हुआ हो या कुछ इरोजन हुआ हो जिससे गैप और ओवरलैप की समस्या आज हमें दिख रही है, या कुछ ये कह सकते हैं। और एक इनका जो इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इंडिया की जो पोजीशन बताई थी वो काफ़ी मतलब दूर है आज की सिचुएशन से देखें तो इसलिए यहाँ इनको भी थोड़ा सा आलोचना की गई थी कि इतना नहीं हो सकता कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई कॉन्टिनेंट इतना दूर नहीं सरक सकता कैसे भी। तो हो सकता है उन्होंने क्या चीज़ फॉलो की क्या नहीं। और इन्होंने बोला कि जो ये वेजिटेशंस की बात कर रहे हैं वो जो इन एरिया में इन्होंने बताई है वहाँ तो मिलती ही है, उसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान और साइबेरिया में भी मिलती है। तो इन्होंने सिर्फ उन जिन एरिया को स्टडी किया उनको ही एक्सप्लेन किया है, समझ रहे हैं। और उनकी एक प्रॉब्लम उनको मतलब लोगों ने अपनी समस्या रखी कि आपने जो एक एरा में ही क्यों एक्सप्लेन किया कि तभी स्प्लिट क्यों हुआ था, पेंजिया जो है तभी स्प्लिट क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, उससे बाद में क्यों नहीं हुआ, आपने फिक्स उसी पीरियड को लेके क्यों बात की है। और इस थ्योरी में ओशियंस का कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, ये बात सच है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमारा मेन फोकस कॉन्टिनेंट्स पे ही रहा है। उस टाइम पे ओशियंस की क्या पोजीशंस थी और या फिर आज ये पोजीशन कैसे हुई उस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगला इन्होंने क्या कहा है कि भाई ये अजम्पशंस हैं, ये सिर्फ विचारधाराएं हैं उनकी, इस चीज़ का कोई ये नहीं है कि ये बिल्कुल 100% है या उन्होंने जाके खुद वहाँ सर्वे किया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था। नेक्स्ट जो है, और उन्होंने जैसे टाइडल करंट्स की बात की, तो टाइडल करंट्स अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हो सकती कि वे पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख दे या स्प्लिट कर दे या अपनी जगह से हटा दे।
तो ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई टाइडल करंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। और ये कुछ ऐसे प्लेट टेक्नो लोगों की जो हैं क्रिटिसिज्म, आप एक बार स्टडी कर लेना, मेन आपको मैंने बता दिया है। सो बताइए आपको मेरा कैसा लगा टॉपिक, और आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इजी लैंग्वेज में अच्छे मैटर के साथ आपको कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।